हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो वॉल्वॉक्स होता है उस वॉल्वॉक्स में रिप्रोडक्शन होता है। तो जो रिप्रोडक्शन होता है या प्रजनन होता है वो दो तरह से होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वॉल्वॉक्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो उसमें असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाएगा। तो जो मैंने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था उसमें ग्रोंगोसिरा अवस्था बनती है। ग्रोंगोसिरा अवस्था बनने के बाद में उसमें डॉटर कॉलोनीज़ का निर्माण होता है और उन डॉटर कॉलोनीज़ से फिर से वॉल्वॉक्स का निर्माण होता है। तो इस तरह ये ओवरऑल मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया था। फिर मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने एंथ्रोजोइड्स बताए थे, या मैं स्पर्म बोल सकती हूँ। तो स्पर्म के फॉर्मेशन को बताया था। फिर मैंने oogoनियम को बताया था। जो एंथ्रीडियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, oogoनियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मीन्स नर युग्मक का निर्माण oogoनियम में होगा, नर युग्मक का निर्माण एंथ्रीडियम में होगा और मादा युग्मक का निर्माण oogoनियम में होगा। हम बात करते हैं अब डेवलपमेंट ऑफ oogoनियम का विकास कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वॉल्वॉक्स में, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितनी भी सेल्स पार्टिसिपेट करती है वो कौन सी होती है, पोस्टीरियर एंड की सेल्स, पश्च भाग की सेल्स। और वो पश्च भाग कौन सा होगा, कॉलोनी का पश्च भाग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर एंड की सेल्स ही रिप्रोडक्शन में भाग लेती है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो oogonia का विकास कैसे होगा। तो oogonia की डेवलपमेंट में पोस्टीरियर एंड की कुछ सेल्स भाग लेती है। ये जो सेल्स होती है इनको गोनिडिया कहते हैं। गोनिडिया क्यों कहा, क्योंकि ये जो सेल्स होती है, जब पोस्टीरियर एंड की सेल्स क्या करेगी, जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा और जो सेल्स रिप्रोडक्शन में भाग ले रही है मीन्स सेक्सुअल सेल्स, ठीक है, तो वो सेक्सुअल सेल्स क्या करेगी, आइदर मेल और फीमेल, वो नर सेक्सुअल सेल भी हो सकते हैं, मादा सेक्सुअल सेल्स भी हो सकती है। तो वो कॉलोनी के पोस्टीरियर एंड की सेल्स होती है। तो क्या करेगी, जब रिप्रोडक्शन का वक्त आएगा तब वो कॉलोनी में अंदर की ओर धंस जाती है, अंदर की ओर चली जाती है। और अंदर की ओर जाने के बाद में क्या होता है, सेम जैसे कि उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा था। तो जो गोनिडिया होती है, जिन सेल्स को हमने गोनिडिया कहा था, जो रिप्रोडक्शन में भाग ले रही है, उनकी जो कशाभिकाएँ होती है, फ्लैजिला, वो गायब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उनके जो आई स्पॉट होते हैं, जिन्हें द्रक बिंदु भी कहते हैं, वो भी गायब हो जाते हैं। उसमें सिर्फ शेष रहता है। तो क्या रहता है उसमें, पायरेनोइड, जो एक संचित भोजन की तरह उसमें कार्य करता है। अब जिन सेल्स में जो कशाभिकाएँ लुप्त हो जाती है, सिर्फ आई स्पॉट गायब हो जाते हैं, अपना साइज़ अदर सेल्स की तुलना में इंक्रीज़ कर लेती है, अपना साइज़ बड़ा कर लेती है, इन्हें गोनिडिया सेल्स कहते हैं। अब क्या होता है कि इनमें एंटीक्लाइनर और पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, जिससे कि मैंने पहले बता दिया। और इनसे जो सेल्स बनती हैं उन सेल्स में, मीन्स इनसे जो सेल्स बनेगी उन सेल्स की जो मैं कह सकती हूँ उनका जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, वो उनमें होता है। उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट एल्गी में क्यों होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये सदस्य ही क्लोरोफाइसिका है। तो मीन्स इनमें क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही होगा। तो इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और उनमें क्लोरोप्लास्ट पे पायरेनोइड कण पाए जाते हैं। ये जो संरचनाएं बनती है वो रिजर्व फूड युक्त होती है, मीन्स संचित भोजन युक्त ये संरचनाएं होती हैं, जिनका निर्माण मैंने बताया था कि जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वैसे इनका निर्माण होता है यूं। नहीं, यहाँ पे थोड़ा मैं क्लियर कर देती हूँ। इनमें क्या होता है कि जो गोनिडिया सेल्स होती है या पोस्टीरियर एंड की जो सेल्स होती है, इन पोस्टीरियर एंड की सेल्स में मैंने कहा पोस्टीरियर एंड की सेल्स, तो ये जो पोस्टीरियर एंड की जो सेल्स होती है, ये इन्होंने अपनी कशाभिकाएँ लुप्त कर ली और अपना साइज बढ़ा लिया। इन सेल्स को कहेंगे गोनिडिया। ये जो टर्म्स है वो मैंने आपको पहले बता दी है। तो ये जो गोनिडिया होते हैं
तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कई छोटे छोटे संरचनाओं में विभक्त हो जाता है। ये जो संरचनाएं होती है इन्हें कहते हैं एग्स। अब देखो, मैंने कहा कि जो सेल्स अपनी कशाभिकाएं लुप्त कर लेती है, आइसपोट लुप्त कर लेती है, उनमें शेष रहता है तो क्या रहता है, उनमें न्यूक्लियस रहता है, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उनमें पायरेनोइड होता है और वो संचित भोजन युक्त संरचनाएं बनाता है। तो ये जो सेल्स होती है जो रिप्रोडक्शन में भाग ले रही है, इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य होता है वो छोटी छोटी गोलाकार संरचनाओं में रूपांतरित हो जाता है, छोटी छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बना लेता है। इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को एग कहते हैं। मीन्स अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो सेल रिप्रोडक्शन में भाग ले रही है, अपना साइज जिसने बड़ा किया है, उसकी जो जीव द्रव्य होता है वो छोटी छोटी गोलाकार अंडों का निर्माण कर लेते हैं, एग्स का निर्माण कर लेते हैं। अब क्या होता है, ये तो है एग्स। अब ये जो एग्स होते हैं, इन एग्स पे बीक लाइक, ये जो एग होते हैं जिन्हें हम फीमेल गैमेट्स या मादा युग्मक कहते हैं, इन पे बीक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसे रिसेप्टिव स्पॉट या ग्राही बिंदु कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो एग्स होते हैं, इन एग्स पे रिसेप्टिव स्पॉट्स पाए जाते हैं, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो चोंचनुमा संरचनाएं पाई जाती है। तो देखो, ये जो एग्स होते हैं इन पे चोंचनुमा संरचनाएं पाई जाती है। इन चोंचनुमा संरचनाओं को रिसेप्टिव स्पॉट्स या ग्राही बिंदु कहते हैं। अब ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन एग्स में या मादा युग्मकों में या फीमेल गैमेट्स में ये बीक लाइक स्ट्रक्चर या चोंचनुमा संरचना क्यों पाई जाती है। तो जब रिप्रोडक्शन का मीन्स फर्टिलाइजेशन या निषेचन का टाइम आता है, तब इससे मेल गैमेट या नर युग्मक आके अटैच हो सके, तो जिस स्थान से वह अटैच होता है वो स्थान कौन सा होता है, रिसेप्टिव स्पॉट। जैसे कि नाम में ही छुपा हुआ अर्थ है कि ग्राही बिंदु। तो जब इसमें नर युग्मक इसके संपर्क में आएगा, किसके, मादा युग्मक के, मीन्स फीमेल गैमेट के, जब मेल गैमेट कांटेक्ट में आता है तो इस रिसेप्टिव स्पॉट या ग्राही बिंदु से आके वो अटैच होता है। तो लास्ट जो हमने क्लास खत्म की थी वो यहीं पे की थी। अब देखो, हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। या निषेचन। फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूज़न ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो नर युग्मक से मादा युग्मक का संलयन या नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन ही फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है। तो ये जो प्रोसेस होगी वो निषेचन होगी, और इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद या इस निषेचन के प्रोसेस के बाद द्विगुणित या डिप्लॉइड oospore का निर्माण होता है। यहाँ oospore को हम युग्मनज कहेंगे। तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से या नर युग्मक के मादा युग्मक से संलयन से oospore का निर्माण होता है। तो यह जो प्रोसेस होती है या यह जो प्रक्रिया होती है उसे निषेचन कहते हैं, और इसमें oospore या युग्मनज का निर्माण होता है। तो यह तो हुआ उसमें oospore का निर्माण। तो ये जो oospore का निर्माण है वो कैसे होता है वो देखो, क्योंकि मैंने बताया कि जो मोस्टली एल्गीज होती है या अधिकतर जो शैवाल होते हैं वो जलीय प्रकृति के होते हैं, एक्वेटिक नेचर के होते हैं। तो जब इनमें रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, मीन्स जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, उस दौरान क्या होता है कि जो मेल गैमेट होते हैं जिन्हें हम एंथ्रोजोइड्स कहते हैं, ये मेल गैमेट तैरते हुए फीमेल गैमेट के पास में आते हैं। तो
जनरली होता यही है अधिकतर, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे हम एल्गी की बात करें, तो मोस्टली यही प्रोसेस होती है कि फीमेल गैमेट के पास में मेल गैमेट आता है। तो इस प्रोसेस में भी यही होता है कि जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तब फीमेल गैमेट के पास में मेल गैमेट्स या एंथ्रोजोइड्स तैरते हुए आते हैं और उसके रिसेप्टिव स्पॉट या ग्राही स्थल, ध्यान रखना, रिसेप्टिव स्पॉट या ग्राही स्थल, तो इसके रिसेप्टिव स्पॉट से आके वो चिपक जाते हैं। तो रिसेप्टिव स्पॉट एक्चुअल में कौन सी जगह हुई, जहाँ पे एग से स्पर्म आके जुड़ेगा। स्पर्म यहाँ पे एंथ्रोजोइड होता है। तो देखो मैंने बता दिया कि ये जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के रिसेप्टिव स्पॉट से आके या ग्राही स्थल पे आके चिपक जाता है। तो जब ये चिपकता है तब क्या होता है कि जैसे कि मैं ये संरचना बना रही हूँ, ये है मैच्योर एग या परिपक्व एग, ठीक है, मैच्योर एग या परिपक्व अंड। अब क्या होता है कि ये जो संरचना होती है, जैसे कि इसमें ये आ गए कई सारे स्पर्म या एंथ्रोजोइड्स, जिसे हम स्पर्म भी कह सकते हैं। तो ये जो कई सारे स्पर्म्स या एंथ्रोजोइड्स आते हैं तैरते हुए, तब ये इसके जैसे कि रिसेप्टिव स्पॉट, अगर मान लो ये है चोंचनुमा रिसेप्टिव स्पॉट, तो इस पर कोई भी आके अटैच हो जाएगा, कोई भी एक। अब क्या होगा कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक कांटेक्ट में आते हैं या संपर्क में आते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि जब नर युग्मक मादा युग्मक के रिसेप्टिव स्पॉट पे आके चिपकता है, तब उस वक्त क्या होता है कि इन दोनों की जो भित्ति होती है, इन दोनों की जो वॉल्स होती है वो गल जाती है यूँ, ठीक है, ये देखो ऐसे ये इन दोनों की जो भित्ति होती है वो गल जाती है, और इस तरह एंथ्रोजोइड्स का साइटोप्लाज्म या स्पर्म का साइटोप्लाज्म या नर युग्मक का कोशिका द्रव्य मादा युग्मक या फीमेल गैमेट या एग के अंदर चला जाता है। इस टर्म को आप समझना कि इस समय क्या होता है कि जब स्पर्म या एंथ्रोजोइड फीमेल गैमेट से जाके चिपकता है, उस वक्त उस मेल गैमेट का साइटोप्लाज्म फीमेल गैमेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। और वो कैसे होगा कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से जाके चिपकता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एग होता है उस पर बीक लाइक स्ट्रक्चर होती है या चोंचनुमा संरचना पाई जाती है। तो जब वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से उस चोंचनुमा संरचना पे चिपकेगा, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि उन दोनों की जो भित्ति होती है, मीन्स ये एग है और ये स्पर्म है, तो ये जहाँ से ये अटैच होंगे वो वाली भित्ति गल जाती है। इस कारण क्या हो जाता है कि जो मेल गैमेट का साइटोप्लाज्म है वो फीमेल गैमेट के अंदर चला जाता है, और इस तरह डिप्लॉइड oospore का निर्माण होता है। ये देखो इसे कहते हैं oospore। तो ये है निषेचन की बाद की अवस्था। तो निषेचन के बाद में ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे oospore कहते हैं। ये जो oospore होता है, ये oospore कैसा होता है वो देखो, ये गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार स्फेरिकल, और ये लाल रंग का होता है, और इसकी जो भित्ति होती है वो 3 परतीय होती है। कौन कौन सी? आउटर, मिडल और इनर। तो देखो मैंने कहा कि इसकी जो भित्ति होती है वो 3 लेयर्ड होती है।
तो निषेचन के बाद में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसे oospore कहते हैं। oospore एक गोलाकार संरचना होती है जिसका रंग लाल होता है और इस oospore की जो आउटर जो भित्तियाँ होती है वो 3 परतीय भित्तियों से मिलकर ये oospore बना हुआ होता है। आउटर, मिडल और इनर। आउटर लेयर को कहते हैं एक्साइन जो कंटकों युक्त होती है या उभार युक्त होती है। इनर लेयर को कहते हैं इंटाइन जो स्मूथ और मीन्स चिकनी और पतली होती है। अब देखो जर्मिनेशन ऑफ oospore। अब ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर प्राप्त हुई oospore जिसे हम युग्मनज भी कह सकते हैं, तो इस युग्मनज का डेवलपमेंट कैसे हुआ या जर्मिनेशन कैसे हुआ। तो क्या होता है कि ये जो oospore होता है ये नमी का अवशोषण करके फूल जाता है। फूल जाने के कारण इसकी जो बाह्य भित्ति होती है, आउटर वॉल होती है, वो फट जाती है। समझो इस चीज़ को कि जब जर्मिनेशन का वक्त आता है तब इस oospore की जो बाह्य भित्ति होती है, आउटर वॉल, वो फट जाती है। फट जाने से के कारण मतलब क्या होगा कि नमी का अवशोषण करके फूल जाएगा। फूल जाने से उसकी बाह्य भित्ति फट जाती है और बाह्य भित्ति और मध्य भित्ति दोनों फट जाती है। सिर्फ शेष रहती है तो कौन सी, जो इनर मोस्ट लेयर होती है या जो अंतिम इसकी वॉल बोल सकते हैं, इसकी अंतिम लेयर ही शेष रहती है ऐसी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने 3 लेयर्स बना ली। अब क्या होगा कि जब ये नमी का अवशोषण करेगा तो अपना साइज बढ़ा लेगा और इस तरह से ये वॉल्स फट जाती है। फट जाने के बाद में क्या होता है कि ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म एक वेसाइकल के रूप में बाहर निकल जाता है ऐसे। और ये जो इससे बाहर निकलेगा तब क्या करेगा, फिर से वही चीज़ें, क्योंकि ये डिप्लॉयड है तो फिर अपने अंदर एंटीक्लाइनल डिवीज़न करेगा, पेरिक्लाइनल डिवीज़न करेगा, मीन्स अनुप्रस्थ और लंबवत विभाजनों के फलस्वरूप वैसे ही ये ऐसी संरचना का निर्माण करेगा। नहीं, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ। तो देखो, जब इस oospore का जर्मिनेशन होता है तो अब इसकी बाह्यतम परत और मध्य की परत दोनों फट जाती है और सिर्फ शेष रहती है तो इनर मोस्ट लेयर, जो जिसे हम आंतरिक परत कह सकते हैं। अब इस आंतरिक परत से ये एक वेसाइकल के रूप में ये जीवद्रव्य या साइटोप्लाज्म बाहर की ओर निकलता है और निकलने के बाद में ये वैसे ही अपनतिक और परिणतिक मीन अनुप्रस्थ और लंबवत विभाजन करता है, एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीज़न करता है। और इस एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीज़न के फलस्वरूप वैसे ही ये कई सारी कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें बाद में अंतर्वलन होता है, जो कैसे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान ही। और इस तरह अंतर्वलन होके ये जो सेल्स होती है ये पूरी तरह उलट जाती है और नई या जुवेलाइन कॉलोनी का निर्माण करती है, जो बाद में एक वयस्क या मैच्योर वॉल्वॉक्स के रूप में इस्टेब्लिश होती है या फिर वयस्क
वॉल्वॉक्स के रूप में या वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के रूप में पाई जाती है। तो ये तो हुआ इसका oospore का जर्मिनेशन। अब हम पढ़ते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। देखो इसका लाइफ साइकिल या जीवन चक्र क्या होता है। ये हुआ इसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल और ये हुआ इसका असेक्सुअल लाइफ साइकिल। तो इस लाइफ साइकिल में हो क्या रहा है वो देखो कि जब वॉल्वॉक्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गोनिडिया का निर्माण होता है और उस गोनिडिया से ग्रोंगोसिरा अवस्था आती है और उससे डॉटर कॉलोनी का निर्माण होता है। और वो डॉटर कॉलोनी का निर्माण कैसे हुआ? अंतर्वलन से। ठीक है, अंतर्वलन से उस डॉटर कॉलोनी का निर्माण हुआ, फिर से एक डॉटर कॉलोनी से वयस्क वॉल्वॉक्स कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। और जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है तब एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का निर्माण होता है। एंथ्रीडियम नर युग्मकधानी और आर्किगोनियम मादा युग्मकधानी। तब फिर इनमें युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जो क्रमशः स्पर्म और एग्स होते हैं। अब इन दोनों के बीच में निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है जिससे कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है या युग्मनज का या oospore का निर्माण होता है। अब जब इस oospore का जर्मिनेशन होता है तो जुवेलाइन कॉलोनी या तरुण इमेच्योर कॉलोनी की बात कर सकते हैं। तो इमेच्योर कॉलोनी का निर्माण होता है, अपरिपक्व या नई कॉलोनी का निर्माण होता है। फिर से जब ये वयस्क होती है तो एक वयस्क वॉल्वॉक्स कॉलोनी के रूप में कार्य करती है। और इसी के साथ ही आपके वॉल्वॉक्स खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँगी। थैंक यू।